हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ डियर साइंस एकेडमी। आप लोगों ने दोस्तों कल हमारी लास्ट पोइम पढ़ी जिसका नाम था आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और आपने इस पोइम को बड़े सक्सेसफुली पढ़ लिया है। आपने इसको टेक्स्ट को पढ़ा, फिर आपने इसके जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो डिस्कस किए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, और हमने लास्ट वीडियो में ये भी जाना कि आज हम हर पॉइंट के रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ आपको कि एक टेक्स्ट का या एक स्टैंजा का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पार्ट होते हैं। मतलब एक एक्सप्लेनेशन जब भी आप करते हो तो उसके लिए चार चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। हमें एक रेफरेंस देना होता है, हमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, हमें उसका क्रिटिकल कमेंट देना पड़ता है। तो क्या समझ में आया आपको कि हमें कोई भी स्टैंजा को समझाने के लिए, कोई भी 4-5 लाइंस को समझाने के लिए हमें चार चीज़ें ध्यान रखनी होती है। एक तो होता है रेफरेंस, एक होता है कॉन्टेक्स्ट, एक होता है आपकी एक्सप्लेनेशन, एक होती है आपकी व्याख्या, वो क्रिटिकल कमेंट्स, क्रिटिकल नोट्स। तो रेफरेंस का मतलब हम इस चीज़ से लेते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो 4-5 लाइन्स है वो कहाँ से ली गई है, किसने लिखी है और कब लिखी गई है, वगैरह वगैरह हम ले सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट में हम ये बताते हैं कि ये लाइंस लिखी क्यों गई है और फिर उन लाइंस का कहने का मतलब क्या है। इन लाइंस में कुछ विशेष हो तो उसको हम क्रिटिकल कमेंट्स में लिख देते हैं। 10th में आप लोगों ने इस तरह की लर्निंग की हुई है, एक्सप्लेनेशन के बारे में आपने अच्छे से जाना हुआ है। आपको पता है कि कोई भी पोइम हो, उस पोइम का, पूरी पोइम का एक ही रेफरेंस होता है। बाकी का कॉन्टेक्स्ट भी कई परिप्रेक्ष्य में पूरी पोइम का लिखना चाहें तो हम एक ही होता है, अदरवाइज स्टैंजा वाइज भी हम रेफरेंस को दे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट को दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन इंडिविजुअली पोइट क्या कहना चाहता है, पोइट कंटेंशन क्या है, उसके मतलब डिस्क्रिप्शन क्या देना चाहता है, तो उसके बारे में हम जो बोलते हैं वो होती है एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्रिटिकल नोट्स की बात करते हैं, क्रिटिकल कमेंट्स की बात करते हैं। तो क्रिटिकल कमेंट्स में ये होता है कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज़ की है, इसमें क्या विशेष कहा है, वगैरह वगैरह को हम ले सकते हैं। लैंग्वेज कैसी है, तो इन सारी चीज़ों को ले देते हैं। तो हम क्रिटिकल कमेंट्स तो शायद लिखते ही नहीं हैं 12th क्लास में, लेकिन फिर भी हम लोग ये लिख के आएंगे क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं कटते, लेकिन कम लिख दिया जाए तो मार्क्स कटते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम आपके सामने एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, लास्ट से हम यानी कि हम एंड टू बिगिनिंग चलेंगे, और शुरुआत की पोइम को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं अंतिम पोइम जिसको हमने पढ़ा है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो नोट डाउन कीजिए, आप ये हेडिंग को नोट कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ओके, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ओके, दिस इज द पॉइंट। क्लियर। और जो राइटर हैं या पोइट हैं इसके वो है एड्रिने, ADDRIENNE, एड्रिने RICH, जिसका जन्म 1929 में और जो डेथ हुई वो 2012 में हुई, राइट। अब देखिए, अगर हम बात करें एड्रिने रिच के बाद इसका जो स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा है, उसकी हम बात करते हैं, वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये यहाँ से लेकर के और शेवलरिक सर्टेनिटी है ना। तो स्लीक शेवलरिक सर्टेनिटी कुछ इस तरीके से था, स्लीक शेवलरिक CHIVALRIC और सर्टेनिटी, ये पहला स्टैंजा है। आप पहले स्टैंजा को इस तरीके से डॉट 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 करके डिनोट करेंगे, और क्योंकि पूरा स्टैंजा मैं लिख नहीं पाऊँगा, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, इसकी बजाय जैसे मैं बताता हूँ कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens the world of green. Okay, denizens of the world of green. They pace. एक और लाइन है इसमें, they do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. ये वाली लाइन थी। अब देखो, अगर हम बात करें इसके रेफरेंस की, तो दोस्तों मैं आपको रेफरेंस लिखा रहा हूँ उसका। सबसे पहले लिखिए रेफरेंस क्या है। रेफरेंस देखो किस तरीके से लिखते हैं हम, बड़े ब्यूटीफुल तरीके से लिखेंगे। दीज ब्यूटीफुल, ये लिखेंगे दीज ब्यूटीफुल। थोड़ा सा मैं फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ। ओके, दीज ब्यूटीफुल पोएटिक लाइन्स
poetic lines, these beautiful poetic lines have been taken, ये सुंदर काव्यात्मक पंक्तियाँ ली गई हैं, have been taken from, ठीक है ना, from a poem का नाम लिखेंगे, Aunt Jennifer's, Aunt JANNIFER''S, Aunt Jennifer's Tigers। ओके, अब ये तो हमने पोइम के बारे में लिख दिया ना, हमें 2-2.5 लाइन का लिखना है ये। रिटन बाय, कॉमा लगा के, रिटन बाय वन ऑफ, कैसे लिखेंगे, वन ऑफ द फेमस लिख सकते हो, ये मैं एक तरीका बताता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट यानी कुशल, EMINENT, एमिनेंट फेमिनिस्ट पॉइट, नारीवादी, फेमिनिस्ट पोइटेस लिख सकते हो आप नाम, और फिर ब्रैकेट कॉमा लगा करके उसके नाम को लिखेंगे ADRIENNE, एड्रीने, CECILE, सिसिली, रिच, RICH, ठीक है ना, रिच। फिर रिच के बारे में लिखेंगे हाइपन लगा के, ठीक है ना, एन अमेरिकन पोइटेस, एक अमेरिकन पोइटेस है, ठीक है ना, born in 1929 and died in, आप ये लिख सकते हैं died in, ठीक है ना, 2012। ये थोड़ा बड़ा हो गया, अगर आप इसको और भी छोटा लिख सकते हैं तो देखो मैं तरीका बताता हूँ आपको किस तरीके से लिखेंगे आप। तो देखो इसको यहाँ से आप जैसे दीज ब्यूटीफुल पोएटिक लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आंट जेनिफर टाइगर्स रिटन बाय वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट फेमिनिस्ट पोइटेस, ठीक है ना। ये पोइट्स, यहाँ पर आप पोइट्स लिखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं पोइट्स लिख देता हूँ POETS और फिर यहाँ पर पोइटेस आ गया, ठीक है ना। एड्रीने रिच एन अमेरिकन पोइटेस बॉर्न इन, अभी इसका नाम ले दिया हमने कि किसके द्वारा लिखा गया, कॉमा लगा के नाम लिखना है, एड्रीने सिसिली रिच। पहला जो लेटर है वो हर वर्ड का कैपिटल आएगा नाम में। अब लिखते हैं हम इसके कॉन्टेक्स्ट को। तो कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिखना है आपको, कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है इस पोइम में क्या बताया गया है। तो देखो इसका कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, पोइम का कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे हम पूरा कि इन द पोइम, ठीक है ना, इन द पोइम, पूरा दोबारा लिख रहा हूँ मैं, इंक थोड़ा सा लाइट करके ब्राइट करके, ठीक है ना। ये देखिए, इन द पोइम रिच reveals the painful, PAINFUL, painful and suppressed, SUPPRESSED, या suppressed की जगह आप है ना टॉर्चर सम करो, यातनाग्रस्त, TOR टॉर्चर्ड कह दो, पेनफुल एंड टॉर्चर्ड कंडीशन, CONDITION कंडीशन ऑफ अ मैरिड वुमन, एक शादीशुदा महिला की। अब मैं समझाऊंगा आपको कैसे बनाया है मैंने ये, ऑफ अ मैरिड वुमन, ठीक है ना, हु इज ऑप्रेस्ड या हु इज द विक्टिम, ऐसे कह सकते हो, जो शिकार है, विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेंसी, MELEDOMINANCY, मेल डोमिनेंसी, ठीक है ना। शी इज नॉट लिबरेट, शी इज नॉट फ्री, या ऐसे कह दो कि ऐसे इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, शी फील्स अफ्रेड ऑफ शोइंग हर प्रोटेस्ट ओपनली, वो प्रोटेस्ट ओपनली सो, वो अपने प्रोटेस्ट को, अपने विद्रोह को ओपनली शो नहीं कर सकती। सो शी ड्रॉज सम
some bright, BRIGST, bright, fearless tigers on a green panel, green PANEL, on a green panel, ये आप लिखेंगे। दोस्तों ये सब कुछ लिखना तब संभव है जब आपको है ना आपके माइंड में कंटेंट हो, आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ हो और उन आइडियाज़ को आप एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये तभी संभव है। तो देखिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये संभव हो पाएगा। जैसे अगर आप इस तरह के ट्रांसलेशन को नहीं जानते हैं, अभी थोड़ी प्रॉब्लम फील करते हैं, तो एक मैंने ऑनलाइन ट्रांसलेशन कोर्स डाला हुआ है ऐप पर, वो मैं बता दूंगा किस ऐप पर है। मैंने ही अपनी जैसे नॉर्मल जो बच्चे बहुत वीक होते हैं, वो नहीं कर पाते कवर अप, तो उनके लिए मैं ट्यूशन विशन तो मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन नॉर्मली ये कि DS के बच्चों के लिए ही मैंने वो ऐप को तैयार किया हुआ है। उसका ऐप का नाम है बेटा, अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है कॉसकॉम, प्ले स्टोर से ये इंस्टॉल होगा। और कॉसकॉम पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप अपना नंबर डालेंगे तो उस पर OTP वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद अपना नाम और ईमेल ID डाल करके आप उस ऐप में अंदर जा सकते हैं। वहाँ पर एक कोर्स बना रखा हुआ है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसका ब्लू कलर का बैनर है, और आप जैसे ही उसमें ब्लू कलर के बैनर पर क्लिक करोगे या फिर नीचे आओगे तो क्लिक हेयर टू व्यू ऑल कंटेंट ये लिखा हुआ आएगा, और आप उस कंटेंट पे जाके जैसे क्लिक करोगे तो कुछ लेक्चर्स नज़र आएंगे, आपको सीक्वेंस में वो लेक्चर्स देखने हैं। तो निश्चित तौर से आप लोग बहुत जल्दी ही आप इंग्लिश को कवर कर लेंगे। तो इस तरह की अगर दिक्कत आती है तो बेटा मैं ये समझता हूँ कि जो कमज़ोरी है ना, अगर उसको समय पर दूर कर लिया जाए तो वो ज़्यादा ठीक है। तो आप इस समय ही इस कमज़ोरी को दूर कर लो, फिर आने वाले समय में आपको ये फील नहीं होगा। आप इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे, आप मतलब जो भी हिंदी में कुछ आपके माइंड में आता है उसको आप इंग्लिश में तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो ये आप काम कर लेना, कॉसकॉम ऐप इंस्टॉल करके आप इसको कर लेना, ठीक है ना। आपको वहाँ पर मैंने ही पढ़ाया हुआ है वो सब कुछ, और भी अभी इसमें और अपडेट्स चलेंगे। अगर जैसे आपका इंटरेस्ट मुझे लगा तो मैं इसमें और भी अपडेट्स देता रहूँगा। इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह सब नया सिलेबस जो है 12th का, उसको एक बार मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश वे में समझाता रहूँगा। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनका मीडियम स्टार्टिंग से हिंदी रहा है, जिनको बहुत दिक्कत आती है इंग्लिश बना पाने में और इंग्लिश को लिख पाने में, तो वो लोग इससे सपोर्ट पा सकते हैं। वो निश्चित तौर से, ये मैं वादा कर सकता हूँ, ये मैं आपको समझा सकता हूँ कि निश्चित तौर से वो बालक अगर 1-1.5 महीने इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो वो 1.5 महीने में 2 महीने में इंग्लिश अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। कहने का मतलब उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या लिखा है कि दीज ब्यूटीफुल पोएटिक लाइन्स, ये सुंदर काव्यात्मक कविताएँ ली गई हैं किससे, आंट जेनिफर टाइगर पोइम से, जो लिखी गई है एक बहुत ही एमिनेंट यानी कुशल नारीवादी कवियों में से एक के द्वारा, जिसका नाम है एडिनेस सिसिली रिच। एक अमेरिकन पोइटेस है जो कि 1929 में बॉर्न हुई और डाइड इन, ठीक है ना, एंड डाइड, ये यहाँ पर है ना एंड लगाना है, एंड डाइड इन, और डाइड हो गई, मर गई किन, कब, 2012 में, है ना। इस कविता में रिच रिवील करती है, किसको उजागर करती है, दर्दनाक और यातनाग्रस्त स्थिति को, जो किसकी होती है, एक शादीशुदा महिला की होती है, जो कि विक्टिम है किसका मेल डोमिनेंसी का, पुरुष प्रधानता का। शी फील्स अफ्रेड, वो डरती है, ऑफ शोइंग हर प्रोटेस्ट, वो अपना विरोध दर्शाने में डरती है खुले रूप से, इसीलिए वो ड्रॉ करती है सम ब्राइट फियरलेस टाइगर्स को ऑन अ ग्रीन पैनल पर। तो यहाँ पर क्लियर है, ठीक है ना। तो ये पूरा पोइम को कवर करता है, और पूरी पोइम में केवल यही है कि वो अपने क्या वो डरती है, वो एक्सप्रेस करती है, और इसके लिए वो अपने हाथों से टाइगर्स को एक पैनल पे बनाती है। तो यही था सब कुछ पोइम में। तो अब आते हैं हम दोस्तों एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन। तो देखो इसको किस तरीके से हमें लिखना है, तो देखिए तो अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन को तो कैसे लिखेंगे, हेयर, यहाँ पर द पोइट का नाम लिख सकते हैं हेयर। अब है ना हर बार आप है ना रिच लिखेंगे, हेयर रिच डिस्क्लोजेस द पिटीफुल कंडीशन, देन ही है पिटीफुल और मिजरेबल, आप एक नया वर्ड यूज कर सकते हैं, मिजरेबल कंडीशन
ऑफ अ वुमन, ऑफ आंट, आप नाम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऑफ आंट हु इज अनेबल टू express her opposition, express the opposition या हर opposition या हर protest, ऐसे लिख दो, अपना विद्रोह, protest against, एक ही वर्ड यूज करोगे तो थोड़ा सा याद रहेगा, against her own husband, against her own husband, ठीक है ना, husband। तो so इसीलिए she draws, वो ड्रॉज करती है, या she shows her grief by drawing या by her arts, ऐसे कह सकते हो, by her art, ठीक है ना, यहाँ तक। इसीलिए वो अपना ग्रीफ आर्ट के द्वारा, अपनी कला के द्वारा शो करती है। अब आगे देखेंगे, she knits, KNITS, पोइट्री का पूरा जो चलेगी एक्सप्लेनेशन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलेगी, प्रेजेंट में चलेगी। तो देखिए, डिस्क्लोजेज, ठीक है ना, इज अनेबल टू एक्सप्रेस, सो शी सोज, तो हम पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। सी निट्स सम ब्राइट कलर्ड या सम ब्राइट येलो कलर्ड, COLOURED, yellow colored tigers on a green panel, panel को आप कैनवास कह सकते हैं, ठीक है ना, on a green panel, they are क्या हैं, they are, वो लिविंग नहीं है, they are not living, वो जीवित नहीं है, they are not living, वो जीवित नहीं है, but looks alive, लेकिन वो कैसे लगते हैं, जीवित लगते हैं, alive and prancing, looks alive and prancing on the screen या across the screen। फिर लिखेंगे अगली लाइन में कि they unlike, किसकी तरह नहीं, they unlike the aunt, वो चाची की तरह नहीं, unlike aunt, are afraid of the men who are standing beneath a tree and are waiting to hunt them, और वो उन्हें हंट करने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये अब लास्ट लाइन जो बच रही है, तो यहाँ कहेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ दीज मैन, ये जो लोग हैं, इनकी जो प्रेजेंस है, डज नॉट, इफेक्ट नहीं बोलेंगे, अफेक्ट बोलेंगे, वर्ब अफेक्ट होती है, इफेक्ट नाउन होता है, डज नॉट अफेक्ट द पेस ऑफ दीज ब्रिलियंट एंड ब्रेव टाइगर्स। ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई। तो आप छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इतनी सी ही काफ़ी है, 7-8 लाइन की, 9 लाइन की, जो भी एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें यूज़ किया है। हियर रिच डिस्क्लोजेज द पिटीफुल और मिजरेबल कंडीशन ऑफ आंट, कि यहाँ पर वो दयनीय स्थिति आंट की जो है उसको एक्सप्रेस करती है, जो कि अनेबल है अपने प्रोटेस्ट को जो अपने हस्बैंड के प्रति एक्सप्रेस करने में। इसीलिए वह अपने ग्रीफ को अपनी आर्ट के द्वारा दिखाती है। वह बुनती है कुछ ब्राइट येलो कलर टाइगर्स को एक ग्रीन पैनल पर, जो कि लिविंग नहीं है लेकिन जीवित लगते हैं, और ऐसे लगते हैं मानो वो स्क्रीन पर उछल कूद कर रहे हों। वो चाची की तरह बिल्कुल नहीं, मतलब चाची से अलग, वो निडर हैं। आर दे अनलाइक आंट आर अनअफ्रेड आएगा यहाँ। दे अनलाइक आंट आर अनअफ्रेड ऑफ द मैन, वो चाची की तरह नहीं डरे हुए हैं या निडर हैं वो
किससे? उन आदमियों से जो कि स्टैंड कर रहे हैं बीनीथ अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, और वेट कर रहे हैं उनका शिकार करने के लिए। उनकी जो आदमियों की उपस्थिति है वो उनकी चाल पर कोई प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, जबकि ऐसा होता है कि जब चाची कुछ कर रही होती है काम, तो चाचा की जो प्रेजेंस है वो उनको क्या कर देती है, और उनको डरा देती है। ठीक है, अब हम छोटे से अगर एक दो कमेंट लिखें तो वो क्रिटिकल कमेंट्स क्या होंगे, तो आप ये लास्ट में एक पॉइंट डालेंगे, क्रिटिकल नोट्स। क्रिटिकल नोट्स, तो अब क्रिटिकल नोट्स में हम क्या लिखेंगे? देखो, एक नॉर्मल है, जब किसी को कुछ नहीं आया ना तो एक लाइन लिखते हैं हम, जब क्रिटिकल नोट्स लिखते हैं कि लैंग्वेज इज़ वेरी इजी, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल या कॉम्प्रिहेंसिबल। ये तो आप लिख ही देना, वो मैं लिखा ही देता हूँ। वो पहला पॉइंट क्या है कि द लैंग्वेज of the poem is easy and comprehensible। ओके, ये तो आप सबको लिखना है, कुछ नहीं आए तो ये तो लिख के आना है। और जो पॉइंट नंबर 2 है मैं बता देता हूँ क्या है कि इन द फ्रेज कौन कौन से हैं? ब्राइट, टोपाज, डेनिजेंस या डेनिजेंस। ब्राइट, टोपाज, डेनिजेंस। इन द फ्रेज ब्राइट, टोपाज, डेनिजेंस। इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस होती है जो कि कवि क्या है, इमेज का माइंड में, रीडर्स के माइंड में एक इमेज बनाने के लिए यूज़ करता है। इमेजरी इन द फ्रेज ब्राइट, टोपाज, डेनिजेंस, इमेजरी इज़ यूज्ड। ये एक डिवाइस है जो इमेजरी के नाम से जानी जाती है, उसको यूज़ किया गया है। तो प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, फिर आपको लाइन तो याद ही है, आंट जेनिफर स्ट्राइकर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। ओके, फिर आएगा ब्राइट, टोपाज, डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन भी एक इमेजरी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम इतना से ही दिखाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें 4 नंबर के लिए तो लिखना है। और अगली जो लाइन है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी। तो यहाँ पर आपने देखा स्लीक, सिवेलरिक, सर्टेनिटी, यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस है, सा आ रहा ना, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं, अगर सिमिलर लेटर रिपीट होते हैं, जैसे स्लीक का स्पेलिंग क्या है, एस से शुरू होता है, शिवेलरिक का किससे होता है, सी से शुरू होता है, सर्टेनिटी का किससे शुरू होता है, सी से। तो यहाँ पर क्या है कि लेटर्स बदल रहे हैं लेकिन उसका फोनेटिक सेम है, उसका साउंड सेम है। तो साउंड सेम होने पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज होती है वो होती है असोनेंस, और जब लेटर सेम हो बिगिनिंग में तो वो होती है अलिट्रेशन यानी अनुप्रास। तो चलो एक तीसरा पॉइंट तो लिख लेते हैं, लिखेंगे असोनेंस इज यूज्ड इन। अब आप क्या करेंगे, जब इसका नाम लिखेंगे तो सिंगल वर्टेड कॉमाज में, और कहाँ यूज हुआ है इसको डैश लगा के लिखेंगे, स्लीक, शिवेलरिक, CHIVALRIC, सर्टेनिटी। ओके, ये साउंड है, अगर लेटर होते सेम तो हम इसको अलिट्रेशन मानते। बस, आई थिंक इट्स end of the explanation of the whole stanza that we have just gone through. Okay, now dear students, I think you just put it down in your notebook very clearly. We have just prepared the reference first or in the beginning, and then context, and then explanation and some critical notes. I think dear students, you have understood how to prepare an explanation with reference to the context. Let us meet in the next class with the same zeal and zest. Till then, thank you very much. Have a nice time. Good day. Goodbye.